जादूगर का दिया हुआ साड़ी का विशाल घर। बहुत समय पहले की बात है। मीरापुर गांव में चैताली नाम की एक गरीब अनाथ लड़की रहा करती थी, लेकिन वो एक बहुत ही ज्यादा मेहनती और अच्छे स्वभाव की लड़की थी और वो अपना घर चलाने के लिए मेघना नाम की एक औरत के साड़ी के शोरूम में काम किया करती थी और उसे पढ़ाई लिखाई करने का भी बहुत शौक था। इसलिए वो अपना काम करने के साथ साथ अपने कॉलेज भी जाया करती थी। वहीं मेघना की भी एक बेटी थी जिसका नाम साक्षी था और वो बहुत ही ज्यादा कामचोर और आलसी किस्म की लड़की थी, क्योंकि वो अपने घर का कोई भी काम नहीं किया करती थी और दिन भर बस अपने कमरे में आराम किया करती थी। तभी एक दिन, अरे साक्षी बेटा, कितनी देर हो गई, तुम अभी तक उठी नहीं? अरे अब तो सूरज भी सर के ऊपर आ गया है, कम से कम अब तो उठ जाओ। अरे मॉम, क्या हुआ? आप क्यों रोज की तरह मेरे सर पर आकर चिल्ला रही हैं? वो इसलिए बेटा क्योंकि 10 बजने वाले हैं। तो क्या तुम्हें अपने कॉलेज नहीं जाना है? कभी तो समय पर उठ जाया करो। अपनी माँ की बात सुनकर साक्षी मुंह बनाते हुए उठती है और तैयार होने चली जाती है। उसी समय वहाँ पर चैताली आती है और वो मेघना से कहती है, आंटी जी, आपने मुझे जितने भी साड़ी के ऑर्डर पैक करने के लिए कहा था, मैंने वो सारे ऑर्डर पैक कर दिए हैं, इसलिए अब मैं अपने कॉलेज जा रही हूँ। इतना कहकर चैताली वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही मेघना कहती है, अरे एक ये लड़की है जो अनाथ होने के बाद भी दिन रात कितनी मेहनत करती है और अकेली ही अपना घर चलाती है, और एक मेरी बेटी है जिसे बस दिन रात अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने और सोने के अलावा और कुछ नहीं आता है। उसी समय साक्षी तैयार होकर बाहर आती है और अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, आप अभी किससे बातें कर रही थी? वो अभी चैताली यहाँ पर आई थी, लेकिन मैं तो उस लड़की को देखकर हैरान हूँ कि वो हमारे यहाँ काम करने के साथ साथ अपने कॉलेज की पढ़ाई भी कर रही है, और एक तुम हो जिसे उठाने के लिए भी सुबह मुझे ही आना पड़ता है। मॉम, आप क्या दिन भर बस उस अनाथ की तारीफ करती रहती हैं? अरे आपकी बेटी मैं हूँ, वो नहीं। और रही बात पढ़ाई की, तो आपको नहीं पता कि पढ़ाई लिखाई करना कितना मुश्किल होता है, इसलिए मैं पूरी रात बैठकर कमरे में पढ़ाई करती रहती हूँ, इसलिए तो सुबह मेरी जल्दी आँख नहीं खुलती है। और रही बात उस चैताली की, तो उसके जैसे लोगों को कॉलेज जाना ही नहीं चाहिए। इतना कहकर साक्षी कॉलेज के लिए निकल जाती है और कॉलेज पहुंचने के बाद जब खाली पीरियड में सभी बच्चे कैंटीन में खाना खा रहे होते हैं, उसी समय चैताली चुपचाप एक बेंच पर बैठे अपनी पढ़ाई कर रही होती है और उसे ऐसा करता देख साक्षी को उससे जलन होने लगती है और वो उसके पास जाकर कहती है, अरे इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने की हैसियत तुम जैसे गरीबों की नहीं है, इसलिए चुपचाप यहाँ से उठो और जाओ यहाँ से। सॉरी साक्षी, लेकिन अभी मुझे अपने नोट्स बनाने हैं, इसलिए तुम कहीं और जाकर बैठ जाओ। इतना सुनकर साक्षी वहाँ से मुंह बनाते हुए चली जाती है और ऐसे ही समय गुजर रहा होता है। और एक दिन जब कॉलेज के फाइनल रिजल्ट आते हैं, तो चैताली सबसे पहले अपना रिजल्ट मेघना को ले जाकर दिखाती है और कहती है, देखिए आंटी जी, आज मैं अपने पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई हूँ। अरे क्या बात है चैताली बेटा, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। भगवान करे तुम बस ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। इतना सुनकर चैताली वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद साक्षी भी अपना रिजल्ट लेकर अपनी माँ के पास आती है और उसका रिजल्ट देखकर मेघना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, अरे बेशरम, तुझे शर्म नहीं आ रही है जो तो ये फेलियर होने का रिजल्ट मुझे दिखा रही है, और वहाँ वो बेचारी चैताली जो दिन रात हमारे शोरूम पर काम करके भी पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई है, और अभी तो सुबह तक बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि तू रात रात भर बैठकर पढ़ाई करती है, तो क्या हुआ, यही है तुम्हारी पढ़ाई? अरे मॉम, मैंने आपसे झूठ थोड़ी ना बोला था, मैं सच में रात भर बैठकर पढ़ाई करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं पास नहीं हो पाई तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे मेरे मुंह पर क्या बेवकूफ लिखा हुआ है जो मैं तेरी इन बातों में आ जाऊंगी? इसलिए आज से तेरा बाहर घूमना फिरना बिल्कुल बंद, और नहीं मैं तुझे आज से कोई पॉकेट मनी दूंगी। अपनी माँ की ये बात सुनकर साक्षी अपने कमरे में चली जाती है और गुस्से में कहती है, इस चैताली की बच्ची की वजह से हमेशा मुझे मॉम की डांट सुनने को मिलती है, और हमेशा इसकी वजह से मेरी मॉम मुझे इतना कुछ सुनाती रहती है, इसलिए अब तो इस चैताली की बच्ची का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसी ही एक दिन जब मेघना किसी काम के सिलसिले में बाहर जाने वाली होती है, तो वो चैताली से कहती है,
अरे चैताली बेटा, मैं किसी काम के सिलसिले से बाहर जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। तुम बस शोरूम का ख्याल रखना, ठीक है? जी आंटी जी, आप आराम से जाइए, मैं सबको संभाल लूंगी। इतना कहकर मेघना वहाँ से चली जाती है और उसी के कुछ देर बाद जब चैताली का काम खत्म हो जाता है और वो लंच करने अपने घर चली जाती है, उसी समय साक्षी मौका देखते ही पूरे शोरूम में आग लगा देती है। और जब शाम को मेघना अपने शोरूम में आती है तो अपने शोरूम की ऐसी हालत देखकर मेघना चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा शोरूम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूँगी? उसी समय साक्षी भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, अरे मॉम, ये सब क्या हो गया और किसने किया है ये सब? मॉम, मुझे तो लगता है चैताली ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, तभी तो देखो वो कहीं नजर भी नहीं आ रही है। लगता है शोरूम में आग लगाकर वो अपने घर में जाकर आराम से बैठी है। साक्षी की बात सुनकर मेघना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चैताली के घर जाकर उससे कहती है, चैताली, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे पूरे शोरूम में आग लगा दी। अरे मैंने तुझे अपने घर में जगह दी, अपने शोरूम में काम दिया और यहाँ तक कि अपनी बेटी से भी ज्यादा तुझे प्यार किया, और तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। आंटी जी, जब कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला आपके शोरूम में आग क्यों लगाऊंगी? देखो मॉम, कैसे मासूम बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे पता है कि हमारे शोरूम में आग इसी ने लगाई है। तो जैसी नमक हराम लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है। निकल जा मेरे घर से और दोबारा मेरे घर में आने की कोशिश मत करना। इतना सुनकर चैताली रोते हुए वहाँ से जंगल की तरफ चली जाती है। रोते रोते वो एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। उसी समय वहाँ पर अचानक से बहुत तेज बारिश होनी शुरू हो जाती है और चैताली चुपचाप पेड़ के नीचे बैठी होती है कि उसी समय एक खरगोश का बच्चा, जिसके एक पैर में चोट लगी होती है, वो बारिश में भीगते हुए जा रहा होता है। तभी उसे इस तरह बारिश में भीगता देखकर चैताली कहती है, अरे ये खरगोश का बच्चा तो बहुत छोटा है और इसके पैर में चोट भी लगी है, और अगर ये ऐसी ही बारिश में भीगता रहा तो इसकी चोट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर चैताली उस खरगोश के बच्चे को अपने पास उठाकर ले आती है और अपने कपड़े का आधा हिस्सा फाड़कर वो उस खरगोश के बच्चे के पैर में बांध देती है। और जब तक बारिश बंद नहीं होती, चैताली उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर बैठी रहती है। और जब कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है तो चैताली जैसी ही उस खरगोश के बच्चे को अपनी गोद से नीचे उतारती है, वैसे ही वो खरगोश का बच्चा एक जादूगर में बदल जाता है। और उसे इस तरह जादूगर में बदलते देख चैताली घबरा जाती है और कहती है, अरे आप कौन हो और इस तरह खरगोश से इंसान में कैसे बदल गए? घबराओ मत चैताली, मैं एक जादूगर हूँ। मुझे एक दुष्ट चुड़ैल ने अपनी शक्तियों से खरगोश का बच्चा बना दिया था, लेकिन आज तुम्हारी मदद से मैं फिर से इंसान बन पाया हूँ। इसलिए बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? उसी समय चैताली उस जादूगर को अपनी सारी परेशानी बता देती है, जिसके बाद वो जादूगर कहता है, बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो, बस तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर वो जादूगर चैताली को एक गुफा की तरफ लेकर जाता है। और जैसे ही चैताली उस गुफा के अंदर घुसती है तो वो देखती है कि उस गुफा के बाहर साड़ी का एक बहुत विशाल घर बना हुआ है, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। और ये देखकर चैताली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसी समय वो जादूगर कहता है, चैताली, ये एक जादुई साड़ी का विशाल घर है और तुम इसमें बड़े ही आराम से रह सकती हो। इसमें तुम्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा, ये जादुई साड़ी का घर तुम्हें सब कुछ दे देगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगर। इतना कहकर चैताली उस जादुई साड़ी के विशाल घर में बड़ी ही आराम से रहने लगती है और अब उसके जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होती है और वो सुकून से अपनी जिंदगी जीने लगती है। जलपरी की जादुई चांदी की कंघी और पाउडर। बहुत समय पहले की बात है। प्रीतमपुरा गांव में संध्या अपनी सौतेली बहन सुनैना और अपनी दादी कल्याणी के साथ रहा करती थी, क्योंकि कुछ साल पहले ही संध्या और सुनैना के माता पिता का देहांत हो गया था।
जिसके बाद से दोनों बहनें अपनी दादी कल्याणी के साथ ही रहा करती थी। लेकिन जहाँ संध्या दिल की बहुत ही साफ और अच्छी लड़की थी, वहीं सुनैना एक बहुत ही ज्यादा घमंडी और मतलबी किस्म की लड़की थी। उसे अपने लंबे बालों और खूबसूरती पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वहीं संध्या दिखने में बहुत ही ज्यादा सांवली और उसके सर पर बिल्कुल भी बाल नहीं थे, जिस वजह से उसकी दादी उससे बहुत ही ज्यादा नफरत किया करती थी और वही सुनैना को उतना ही ज्यादा प्यार किया करती थी। तभी एक दिन, दादी माँ ये लीजिए आपकी चाय, मैंने खास अदरक डालकर आपके लिए बनाई है। अरे मनहूस, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है ना कि तू अपना गंजा सा सर लेकर सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर, लेकिन तुझे तो मेरी बात समझ में आती ही नहीं है। पता नहीं सुबह सुबह किस मनहूस की शक्ल देख ली। तभी वहाँ पर सुनैना हाथ में अपनी शैम्पू की बोतल लेकर कमरे में आती है और कहती है, दादी माँ ये देखिए मेरी शैम्पू की बोतल खत्म हो गई है, इसलिए आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ना, मैं आज मार्केट से अपने लिए नई शैम्पू की बोतल ले आऊंगी। अरे क्यों नहीं मेरी बच्ची, तेरे इस सुंदर चेहरे और लंबे बालों को देखकर ही तो मेरे दिन की शुरुआत होती है, वरना इस काली मनहूस ने तो मेरा दिन खराब करने का कोई कसर ही नहीं छोड़ा था। अपनी दादी माँ की ये बातें सुनकर संध्या को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप चली जाती है और इसी तरह हर रोज उसे अपने दादी और अपनी सौतेली बहन के ताने सुनने पड़ते हैं। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। तभी एक दिन संध्या के कॉलेज में एक पार्टी ऑर्गेनाइज होने वाली थी, जिसके लिए संध्या अपनी दादी से कुछ पैसे मांगती है। दादी माँ कल मेरे कॉलेज में एक बहुत बड़ी फेयरवेल पार्टी होने वाली है, लेकिन दादी माँ मेरे पास पहनने के लिए कोई भी ढंग के कपड़े नहीं है, इसलिए आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ना, जिससे मैं अपने लिए एक सुंदर सी ड्रेस खरीद सकूं। अरे मनहूस, तुझे नई ड्रेस की क्या जरूरत है, तेरे ऊपर तो ये फटे पुराने कपड़े ही सबसे अच्छे लगते हैं, और वैसे भी तेरी जैसी बदसूरत लड़की पर मैं अपने पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं करूंगी, चल जा यहाँ से। उसी समय वहाँ पर सुनैना आती है और वो अपनी दादी से कहती है, अरे दादी माँ मुझे जल्दी से 20,000 रुपए दे दीजिए, मुझे आज अपने दोस्तों के साथ ब्यूटी पार्लर और शॉपिंग करने जाना है, क्योंकि कल मेरे कॉलेज में एक पार्टी है। अरे क्यों नहीं मेरी बच्ची, ये सारी धन दौलत तो सिर्फ तेरी ही है, तुझे जितने चाहिए तो उतने पैसे ले ले। थैंक यू सो मच दादी माँ, आप वर्ल्ड की बेस्ट दादी हो, आई लव यू दादी माँ। इतना बोलकर सुनैना वहाँ से पैसे लेकर चली जाती है और संध्या चुपचाप आंखों में आंसू लिए ये सब देखते रहती है। तभी जब शाम को सुनैना शॉपिंग करके घर वापस आती है तो अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी वो चिल्लाते हुए कहती है, दादी माँ ये देखिए, आपकी इस काली बदसूरत पोती ने मुझे गिराने के लिए यहाँ पर पता नहीं क्या रखा था, क्योंकि ये नहीं चाहती है कि कल की पार्टी में मैं कॉलेज जा पाऊँ, क्योंकि मैं इससे ज्यादा खूबसूरत दिखती हूँ ना, इसलिए इसने ये सब किया। सुनैना की ये बात सुनकर कल्याणी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, अरे करम जली, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी चांद सी पोती को जमीन पर गिरा दिया, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर कल्याणी संध्या को बहुत ही ज्यादा मारती है और संध्या बेचारी अपनी सफाई में एक भी शब्द नहीं बोल पाती है। ऐसे ही अगले दिन वो अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर कॉलेज की फेयरवेल पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है। उसी समय सुनैना उसके कमरे में आती है और कहती है, क्यों रे संध्या की बच्ची, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी लाई हुई नई शैम्पू की बोतल चुरा ली। अरे सुनैना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, भला मैं तुम्हारी शैम्पू की बोतल चुरा कर क्या ही करूँगी, मेरे सर पर तो बाल भी नहीं है। संध्या की ये बात सुनकर सुनैना उस पर हंसने लगती है और कहती है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, भला तू मेरी शैम्पू की बोतल चुरा कर क्या ही करेगी, तेरे सर पर तो बाल ही नहीं है। सुनैना की ये बात सुनकर संध्या को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, सुनैना
तुम क्यों हमेशा मेरा इस तरह मजाक उड़ाती हो? अरे तुम तो मेरी बहन हो ना, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? एक्सक्यूज मी, तुम मेरी बहन नहीं हो, इसलिए आज के बाद मुझसे रिश्ता जोड़ने के बारे में सोचना भी मत। आई बड़ी मेरी बहन बनने वाली। और इसी तरह जब संध्या सुनैना के साथ कॉलेज की पार्टी में जाती है तो सुनैना के सभी दोस्त संध्या के गंजे सर को देखकर उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और कहती है अरे सुनैना, तेरी बहन का तो ऊपर वाला डिपोट पूरा खाली है, भला ऐसे कैसे हो सकता है? कहाँ तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत और कहाँ तुम्हारी बहन इतनी ज्यादा बदसूरत। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे खुद इसे अपनी बहन कहने में भी शर्म आती है और इसकी वजह से हमेशा मेरी इंसल्ट होती है। पता नहीं किस मनुष्य घड़ी में ये पैदा हुई होगी जो इतनी ज्यादा बदसूरत है। उसके साथ सुनैना को भी अपना मजाक उड़ाता देखकर संध्या को बहुत बुरा लगता है और वो पूरी तरह से टूट जाती है और रोते हुए वहाँ से पहाड़ी के किनारे वाली नदी के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है हे भगवान, अगर मैं इतनी बदसूरत हूँ और मेरे सर पर बाल नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्यों लोग मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करते हैं, यहाँ तक कि मेरी दादी और मेरी खुद की बहन भी। इसलिए आज मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। न मैं रहूंगी और न ही मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ होगी। इतना कहकर संध्या जैसे ही नदी में छलांग मारने जाती है वैसे ही उसके सामने चांदी से चमचमाते बालों वाली एक सुंदर सी जलपरी बाहर निकल कर आती है, जिसे देखकर संध्या बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। उसी समय वो जलपरी संध्या से कहती है, क्या बात है संध्या, तुम इस तरह अपनी जान देने के बारे में क्यों सोच रही थी? तुम्हें पता है ना, जान देना किसी भी समस्या का हल नहीं होता। इसलिए तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या तकलीफ है? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। जलपरी की ये बात सुनकर संध्या उसे अपनी सारी परेशानी के बारे में बता देती है, जिसके बाद वो जलपरी कहती है, बस इतनी सी बात, ये लो, ये मेरी जादुई चांदी की कंघी है। तुम इसे जैसे ही अपने सर पर लगाओगी वैसे ही तुम्हारे सर पर चांदी से चमचमाता हुआ जादुई बाल आ जाएंगे। और ये लो, ये जादुई पाउडर है। जैसे ही तुम इस पाउडर को अपने फेस पर लगाओगी तुम्हारा रंग भी बिल्कुल दूध की तरह गोरा हो जाएगा और उसके बाद तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। जलपरी के इतना कहते ही संध्या जैसे उस कंघी को अपने सर पर लगाती है वैसे ही उसके सर पर चांदी से चमचमाते हुए जादुई लंबे बाल आ जाते हैं और जैसे ही उस पाउडर को अपने फेस पर लगाती है उसका रंग भी दूध की तरह गोरा हो जाता है। और ये सब देखकर संध्या बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जलपरी का धन्यवाद करके जब वो अपने घर जाती है तो उसे देखकर उसकी दादी और उसकी सौतेली बहन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद संध्या उन्हें जादुई कंघी के बारे में सारी बातें बता देती है, जिसके बाद उसकी दादी कहती है, अच्छा तो ये बात है, चल अब जल्दी से ये कंघी और ये पाउडर मेरी पोती सुनैना को दे ताकि ये भी तुझसे ज्यादा खूबसूरत दिख सके और उसके बाल भी तुझसे ज्यादा लंबे और चमकदार हो सके। ला दे इसे। लेकिन दादी माँ, सुनैना तो पहले से ही इतनी ज्यादा सुंदर है, फिर उसे इस कंघी और पाउडर की क्या जरूरत है? और अगर आप कुछ ज्यादा ही लालच करोगी तो कहीं इसका अंजाम कुछ गलत ना हो जाए, प्लीज दादी। संध्या के इतना कहने पर भी कल्याणी उसकी एक नहीं सुनती और वो कंघी और पाउडर को छीनकर सुनैना को दे देती है। जिसके बाद सुनैना जैसे ही उस कंघी को अपने सर पर लगाती है वैसे ही उसके सर के सारे बाल झड़ जाते हैं और वो पूरी तरह से गंजी हो जाती है। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए अपनी दादी से कहती है, दादी ये क्या हो गया दादी? हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे बाल कहाँ चले गए? दादी, ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। अरे आपकी इस बेवकूफी की वजह से मेरे सारे बाल झड़ गए।
सुनैना, ये तुम दादी माँ से किस तरीके से बात कर रही हो? माना कि उनसे गलती हुई है, लेकिन उन्होंने ये सब सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए ही किया था, इसलिए तुम्हें उनसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। संध्या की ये बात सुनकर कल्याणी और उसकी बहन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे दोनों हाथ जोड़कर संध्या से माफी मांगती है, जिसके बाद संध्या अपनी जादुई कंघी की मदद से सुनैना के बाल को फिर से वापस ले आती है, जिसके बाद दोनों बहनें एक साथ खुशी खुशी अपने दादी माँ के साथ रहने लगती है।